जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, साजन साजन मेरे साजन। एक ऐसा गायक जिसने साबित कर दिया कि बॉलीवुड में कोई गायक भी सुपरस्टार कहला सकता है। हम आज बात कर रहे हैं 90 के दशक के एक ऐसे गायक की जिसने हमें संगीत के साथ जीना सिखा दिया। हमें उनसे मुलाकात हो गई। तो दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 90 के दशक के युवा पीढ़ी की रोमांस को अपनी सुरीली आवाज देने वाले कुमार सानू जी की। प्लीज वेलकम कुमार सानू। कुमार सानू दा की आवाज जितनी ही सुरीली है उतनी ही इनकी जिंदगी में उथल पुथल रही। तो आज हम इस वीडियो में आपको इनकी जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे रोचक और आश्चर्यजनक किस्सों को बताएंगे जो आपको हतप्रत कर देंगे। ताजा ताजा कली खिली है हम उसके। जैसे कि कभी सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने का रिकॉर्ड बनाने के बावजूद कुमार सानू जी ने अपनी सफलता के शिखर पर गाना गाना आखिर क्यों बंद कर दिया। कुछ और बताइए ना उनके बारे में। कुछ और पूछिए ना उनके बारे में। दुनिया भर के रोमांस को अपनी आवाज देने वाले कुमार सानू जी की जिंदगी में कुछ ऐसे तूफान भी आए कि उनकी निजी जिंदगी तलाक तक पहुंच गई। उससे बुरा तो तब हुआ कि जिससे प्यार करते थे वो भी छोड़कर चली गईं। आपको पता है कि लगातार 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड पाने वाले इस गायक ने आखिर मंच से क्या कह दिया कि आयोजकों ने इन्हें फिर फिल्म फेयर अवार्ड देना ही बंद कर दिया। जब कोई बात बिगड़ जाए। आखिर क्या है कुमार सानू जी के 2 अफेयर्स और 2 शादियों के रोचक किस्से। सिवा कौन मेरा दूजा है यार। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड में। इस वीडियो के अंत में आपको हम ये भी बताएंगे कि बॉलीवुड के बेताज बादशाह कहे जाने वाले एक मुस्लिम संगीतकार के साथ आखिर क्यों कुमार सानू जी ने कभी गाना नहीं गाया। 23 सितंबर 1957 को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में इनका जन्म हुआ। इनका परिवार भगवान शिव का बड़ा भक्त था। परिवार में बेटे का जन्म हुआ तो सभी ने इनका नाम भगवान शिव के ही एक नाम पर केदारनाथ रख दिया। इनके पिता पशुपतिनाथ भट्टाचार्य एक गायक और संगीतकार थे। उनकी माँ भी एक गायिका थी। तब ये समझ लीजिए कि केदारनाथ भट्टाचार्य के घर शुरू से ही संगीत का माहौल था। इनके पिता एक संगीत स्कूल चलाते थे और उनकी बड़ी बहन जयश्री मुखर्जी भी रेडियो में गाती थी। वैसे जयश्री आज अपने पिता का वो स्कूल ही चलाती हैं। घर में संगीत का ही माहौल था और केदारनाथ की भी रुचि शुरू से ही संगीत में थी। पिता ने इन्हें संगीत और तबले की अच्छी शिक्षा दी। बताते हैं कि जब बचपन में केदारनाथ तबला बजाते तो इनके साथ के मित्र दूध वगैरह का डिब्बा लेकर साथ ही बजाने लगते और लोग इन्हें गरीबों का ऑर्केस्ट्रा कहते। बचपन धीरे धीरे कोलकाता की गलियों में बीत रहा था। इधर बड़े भाई और बहन एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़े थे तो केदारनाथ ने भी अपने भाई और बहन के साथ ऑर्केस्ट्रा में जाना शुरू कर दिया। ऑर्केस्ट्रा में गाते गाते समय बीत रहा था और समय आया सन 1979 जब केदारनाथ ने कोलकाता के ही एक विनीत होटल में गाना गाना शुरू कर दिया। इनका पहला वेतन था 4000 रुपए। वैसे सन 1979 में 4000 रुपए एक बड़ी रकम होती थी। अब ये उनकी अच्छी गायकी ही थी जो उन्हें इतने बड़े होटल में काम मिला। उस विनीत होटल में बड़ी बड़ी हस्तियां आती थी जहां उन्हें एक बांग्लादेशी डायरेक्टर ने देखा और अपनी एक बांग्लादेशी फिल्म 3 कन्या में काम दिया। भले ही उस फिल्म ने कुछ खास नहीं किया था, पर अब केदारनाथ भट्टाचार्य के मन में सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि वो बॉम्बे जाएंगे और कुछ बड़ा करेंगे। उन्होंने अपने बड़े भाई से 1100 रुपए उधार लिए और 1986 में गायक बनने के लिए मुंबई आ गए। मुंबई में आए तो ठिकाना कहाँ मिल जाता। पर आपको अच्छी तरह पता है
मुंबई आना तो आसान है, पर यहाँ पर गुजर बसर करना बहुत कठिन है। अब केदारनाथ इधर उधर फुटपाथों में अपने दिन गुजारने लगे। तब धीरे धीरे नवी मुंबई के लोगों से इनकी जान पहचान हुई। तो उन नए बने दोस्तों ने उसी इलाके की एक मेस में उनके रहने खाने का इंतजाम कर दिया, पर इसके लिए एक शर्त भी रखी। उन्हें दिन में 2 से 4 गाने उन्हें सुनाने होंगे। अब ठिकाने के साथ उनका रोज का वो कठिन स्ट्रगल जारी था। रोज ऑडिशन देते और थक मार के घर आते। इसी बीच उनकी आराधना गेस्ट हाउस में ऑडिशन हुआ, जहां उन्होंने विशाल दर्शकों के सामने गाना गाया। वो गाना था किशोर दा का मेरे नैना सावन भादो, और वहां इन्हें 9,000 रुपए की टिप मिली। और उसी होटल में तुरंत नौकरी मिल गई। केदार की जीविका तो वहां से चल निकली। केदारनाथ ने वहां 1 साल तक काम किया। अब आगे तो बढ़ना ही था। अब कलकत्ता से यही सपना लेकर मुंबई आए थे। शुरू में अपने गाने को कैसेट में रिकॉर्ड कर म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाते, पर कोई म्यूजिक डायरेक्टर तवज्जो तक नहीं देता। तो ऐसे ही एक वाक्य ने केदारनाथ साहब की किस्मत बदल दी। जब वो स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, तब उसी स्टूडियो में जगजीत सिंह जी गजल रिकॉर्ड कर रहे थे। तब जगजीत सिंह ने केदारनाथ की आवाज सुनी। वो सुरीली आवाज गजल गायक जगजीत सिंह जी को खूब पसंद आई। उन्होंने केदारनाथ से एक दूसरा गाना सुनाने को कहा, और केदारनाथ साहब ने जगजीत सिंह जी को किशोर दा का एक गाना सुना दिया। गाना था मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जगजीत सिंह जी को गाना खूब पसंद आया। जगजीत सिंह जी ये सब देखकर बेहद खुश हुए। केदारनाथ को गले लगा लिया। गाने को सुनने के बाद केदारनाथ जी को जगजीत सिंह ने 1500 रुपए दिए और दूसरे दिन मिलने को कहा। जब केदारनाथ जी जगजीत सिंह से मिलने उनके घर पहुंचे, तभी वहां पर संगीतकार बप्पी लहरी भी मौजूद थे। फिर बप्पी लहरी से जगजीत सिंह ने केदारनाथ जी की मुलाकात करवाई और बताया कि ये लड़का बहुत अच्छा गाता है और कहा कि स्टूडियो आते जाते रहा करो। किस्मत लगातार दस्तक दे रही थी। उन्हीं दिनों संगीतकार बप्पी लहरी फिल्म आंधियां का संगीत बना रहे थे। फिल्म के लीड रोल में थे शत्रुघ्न सिन्हा साहब। एक प्लेबैक सिंगर की तलाश थी, और ये तलाश खत्म हुई किशोर कुमार के लड़के अमित कुमार पे जाकर। गाना जिस दिन रिकॉर्ड होना था, उस दिन बहुत इंतजार के बाद भी अमित कुमार स्टूडियो नहीं पहुंच पाए। जगजीत सिंह ये सारी कसमकस देख रहे थे। उन्होंने बप्पी दा को कुमार सानू की आवाज के लिए सजेस्ट किया। इत्तेफाक ये था कि उस समय जगजीत सिंह जी और कुमार सानू मतलब केदारनाथ जी स्टूडियो में मौजूद थे। बप्पी दा इस बात पर मान गए कि अगर गाना पसंद नहीं आया तो पुनः अमित कुमार की आवाज में ये गाना रिकॉर्ड किया जाएगा। मगर बप्पी दा को कुमार सानू की आवाज में गाया हुआ ये गाना बेहद पसंद आया। फिल्म में गाना सानू दा केदारनाथ की आवाज में ही रिलीज हुआ। याद आई वो दास्तां। पर इस आवाज को कोई पहचान नहीं मिली थी, पर उन्हें मिला था तो एक गॉडफादर जिनका नाम था जगजीत सिंह। जगजीत सिंह ने अब केदारनाथ को कल्याण जी आनंद जी से मिलवाया। कल्याण जी आनंद जी उस समय फिल्म जादूगर के लिए संगीत तैयार कर रहे थे। जब उन्होंने उस नए लड़के केदार की आवाज सुनी तो वो उस आवाज से बेहद प्रभावित हुए। कल्याण जी आनंद जी ने उन्हें उनके नाम बदलने की सलाह दी। उनका मानना था कि केदारनाथ भट्टाचार्य नाम से ही लग रहा है कि एक बंगाली व्यक्ति है, और लोग सुनने से पहले ये राय बना लेंगे कि एक बंगाली कैसे सही उच्चारण कर लेगा। अब नए नाम की बात शुरू हुई। उनकी आवाज किशोर दा से बेहद मिलती जुलती थी, इसलिए किशोर कुमार का कुमार तो उन्हें मिल गया, और बचपन के नाम सनू को उन्होंने सानू कर लिया। अब उनका नाम हो गया था
कुमार सानू। फिर कुमार सानू ने जादूगर फिल्म का मैं जादूगर मेरा नाम गोगा गाना गाया। बॉलीवुड में अब कुमार सानू को इक्का दुक्का लोग पहचानने लगे थे। तभी इधर उनकी मुलाकात हुई संगीतकार नदीम श्रवण से। नदीम श्रवण भी 14 साल से फिल्म लाइन में थे, पर कोई खास उन्हें पहचान नहीं मिली थी और कुमार सानू भी अभी नए थे। इन दोनों ने मिलकर एक एल्बम बनाया। एल्बम का नाम था आस्की। इसके सारे गीत सुपरहिट हुए। म्यूजिक कंपनी ने तुरंत आस्की फिल्म बना डाली और फिल्म भी सुपर डुपर हिट हुई। कुमार सानू को फिल्म फेयर अवार्ड मिला। कुमार सानू अब लोकप्रियता के उस शिखर पर थे कि जिससे उन्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। कुमार सानू साहब ऐसे पहले गायक बने जिन्होंने लगातार सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्म फेयर अवार्ड जीता, जहां उन्हें 1991 में साजन फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। ये प्यार तो तुमसे करता है। तो 1992 में दीवाना। 1993 में बाजीगर फिल्म के लिए। बाजीगर मैं बाजीगर। और 1994 में अनिल कपूर जी की 1942 लव स्टोरी जैसी फिल्में इनकी इस लिस्ट में शामिल थी। पर उसी बीच इन्होंने अपने द्वारा एक ऐसा बयान दे दिया कि ये विवादों में फंस गए। फिल्म आयोजक भी इनसे नाराज हो गए थे। इन्होंने बयान में सिर्फ ये कह दिया था कि मुझे खुशी होगी कि अगली बार ये फिल्म फेयर अवार्ड कोई और जीते। लोग कहने लगे थे कि अब कुमार सानू जी को अवार्ड छोटे लगने लगे हैं और 1995 में आई फिल्म DDLG के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का ये गाना उस साल सभी की जुबान पर था। तुझे देखा तो ये जाना सनम। पर इन्हें कोई भी पुरस्कार नहीं मिला। पर इसका मतलब ये नहीं कि अवार्ड और पुरस्कार थम गए थे। 2001 में अमेरिका विश्वविद्यालय से मानद डायरेक्टर की उपाधि मिली। 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने आगे आने वाले सालों में कई हिट फिल्मों के गाने दिए, फिर चाहे वो सूर्यवंशम हो या कहो ना प्यार है। कुमार सानू ने अपने सुरीले गानों से लगभग 3 दशक तक फिल्मी दुनिया में कब्जा कर रखा। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे। आपको बता दें कि कुमार सानू साहब ने हर म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया। हिमेश रेशमिया, जतिन ललित, नदीम श्रवण, चाहे कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर हो, पर उन्होंने नहीं किया तो वो थे सिर्फ AR रहमान, क्योंकि कुमार सानू साहब को AR रहमान साहब का रात में रिकॉर्डिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था। कुमार सानू साहब ने 300 से ज्यादा फिल्मों में गाने गाए। कुमार सानू साहब ने गाने में एक ऐसा गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसके बारे में उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वो रिकॉर्ड कब बन गया। उन्होंने एक दिन में 28 गानों की रिकॉर्डिंग की। सानूदा बताते हैं कि उन्हें खुद ही उनके इस रिकॉर्ड के बारे में पता ही नहीं था। हुआ यूं कि कुमार सानू को किसी प्रोग्राम के सिलसिले में US जाना था, इसलिए वो सारे काम निपटा देना चाहते थे और इस कस्म में उन्होंने एक दिन में 28 गानों की रिकॉर्डिंग कर दी। हिंदी के साथ साथ कुमार सानू ने कई भाषाओं में गाने गाए। सानूदा ने एक फिल्म प्रोड्यूस भी की। फिल्म का नाम था संडे क्यों आता है, पर दुर्भाग्यवश ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकी। फिर कुमार सानूदा ने राजनीति की तरफ भी रुख किया और तो और उनके निजी जीवन में कई महिला हस्तियों का दखल भी रहा। अगर कुमार सानूदा के व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इनका व्यक्तिगत जीवन में बहुत अप एंड डाउन रहा। उन्होंने 2 शादियां की। 1980 के दशक में रीता भट्टाचार्य से उन्होंने शादी की। ये दोनों एक दूसरे को कोलकाता के दिनों से जानते थे। रीता भट्टाचार्य से इनके 3 बेटे हैं, जीको, जैसी और जान। कुमार सानू जी जिन दिनों सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जा रहे थे, तभी उनका नाम अदाकारा कुनिका लाल से जोड़ा गया। कहते हैं ये रिश्ता कुछ ज्यादा दिनों तक नहीं चला। फिर कुछ दिनों बाद उनका नाम
उस समय की सबसे मशहूर, प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा पेड एक्ट्रेस से इनका नाम जोड़ा गया। ये अभिनेत्री थीं मीनाक्षी शेषाद्री। इन दोनों की पहली मुलाकात महेश भट्ट की फिल्म जुर्म के प्रीमियर शो के दौरान हुई। मीनाक्षी शेषाद्री के प्रति कुमार सानू जी बेहद आकर्षित थे। दोनों कुछ मुलाकातों के बाद ही एक दूसरे को डेट करने लगे थे। इस रिश्ते को दोनों ने ही मीडिया में कभी उजागर नहीं किया, पर कुमार सानू की सेक्रेटरी ने 1993 में अपने एक बयान से बवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि वैसे तो कुमार सानू साहब की कई गर्लफ्रेंड हैं, पर इस समय कुमार सानू जी मशहूर अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री को डेट कर रहे हैं। हाँ, ये बात जब मीडिया में बुरी तरह फैल गई तो कुमार सानू जी से सवाल जवाब होने लगे और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। पर कुमार सानू उन दिनों शादीशुदा थे। अब उनके और उनकी धर्म पत्नी के बीच रिश्ते खराब होने लगे। अतः 1994 में दोनों के बीच तलाक हो गया और कानूनन तीनों बेटों की कस्टडी रीता को ही मिली। इधर कुमार सानू के तलाक के बाद मीनाक्षी शेषाद्री और कुमार सानू के बीच भी कुछ खटास आ गई। उन दोनों का रिश्ता भी ज्यादा दिनों तक तलाक के बाद नहीं चला। बताते हैं इसका कारण यह भी था कि उस समय के जाने माने मशहूर डायरेक्टर राजकुमार संतोषी से मीनाक्षी शेषाद्री का नाम जोड़ा जाने लगा था। ये अफवाहें पूरी तरीके से गर्म ही थीं। कहते हैं तभी मीनाक्षी जी ने एक NRI बैंकर से शादी कर ली और सभी को चौंका दिया। कुमार सानू अब अकेले पड़ गए थे। नसीब में नहीं था जब हमको। तभी सानूदा की मुलाकात एक बंगाली लड़की सोनाली भट्टाचार्य से हुई और सोनाली से यह मुलाकात कुछ मुलाकातों के बाद ही शादी के पवित्र बंधन में बदल गई। सोनाली से इनकी 2 बेटियां हैं, बैनन और अन्ना। वैसे आपने यहाँ तक वीडियो देखा, मतलब कि कुमार सानू के गानों के आप भी शौकीन हैं। आप बताइएगा कुमार सानू जी का आपको सबसे बेहतरीन गाना कौन सा लगता है। मैं आपके उत्तर का इंतजार करूंगा। दर्शकों, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आपने मेरे इस 5-10 मिनट के वीडियो के लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और अगर आपका मैं थोड़ा सा भी मनोरंजन कर पाया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। आपको बता दें कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा। ये आपका वीडियो देखना मेरे और मेरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ी मदद है। चलिए, इसके लिए आपका मैं फिर से एक बार दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।